अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो रात को सारा खेल सजाकर और शतरंज की बाजी तैयार करके सोए थे कि सुबह उठेंगे तो जीत हमारे नाम होगी, तो जनाब जब सुबह उठे अदालत के अंदर गए तो सारा खेल पलटा हुआ था, सारा खेल तब्दील था। उसके बाद इनकी हवाइयाँ उड़ी और जिन जज साहिबान पर इन्होंने डिपेंड किया था उन्हीं में से जस्टिस मंदुखेल ने इनके सर पर पहाड़ गिराया। मामला ऐसा हुआ कि जनाब कल रात जो दो जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट दिया तो उसके बाद इन्होंने कबल इस वक्त हमेशा की तरह मिठाइयाँ खाई, फैसले किए, खुशियाँ बनाई, शादियाने बजाए और इन्होंने कहा कि जनाब अब जो यकम मार्च का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था 3-2 की अक्सरियत से, वो खत्म हो गया, वो उड़ा दिया गया, क्योंकि अब इख्तलाफी नोट आ चुका है तो इलेक्शन की कहानी खत्म हुई। और आज की समाअत जो अदालत के अंदर हुई उसके लिए तैयारी भी इन्होंने वो 2 इख्तलाफी नोट के मुताबिक की थी। लेकिन अंदाजा कीजिए इनकी किस्मत कैसी है कि जब ये अदालत के अंदर गए इनके अटॉर्नी जनरल, तो वो 2 जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल, इनमें से जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि जनाब वो इख्तलाफी नोट हमारा आपस का मामला है और ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त आप बात करें जो इस वक्त केस चल रहा है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब सबसे पहले तो फैसला करें ना कि जो यकम मार्च को फैसला हुआ था क्या वो फैसला ठीक था या नहीं, क्या वो 4-3 का फैसला था या वो 2-3 का फैसला था, तो पहले तो उसका फैसला करें ना। तो उस पर इन्हीं के अपने वो जो जिनके इख्तलाफी नोट पर ये डिपेंड कर रहे थे जस्टिस मंदुखेल, उन्होंने इनकी बात इनके मुंह पे दे मारी और कहा कि जनाब आप वो बात खत्म कर दें, अगर आपने उस पर दोबारा कोई बात करनी है तो आप अलहदा से दरख्वास्त दें, इस वक्त मामला कुछ और है, उसी मामले में बात करें। इख्तलाफी नोट हमारा आपस का अंदरूनी मामला है, उस पर आपको बात करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। तो उसके बाद इनकी हवाइयाँ उड़ी कि अब जनाब किया क्या जाए, चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, जो तैयारी की थी वो उन लोगों ने उसी इख्तलाफी नोट के मुताबिक की थी, जो बातें की थी सारी। और फिर दौरान समाअत जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि जनाब यकम मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि यकम मार्च के फैसले पर मेरा वही पुराना जवाब है कि कानून सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की पंजाब के अंदर तारीख का ऐलान करें। अगर आप यकम मार्च के फैसले पर दोबारा कोई वजाहत चाहते हैं या कोई फैसला चाहते हैं तो आप इस पर अलग से दरख्वास्त दें। लेकिन दूसरी जानिब जो अटॉर्नी जनरल अपनी बात पर अड़े हुए थे, वो कहते नहीं जनाब इस सारे मामले के अंदर अगर फैसला 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म को कोई वजूद ही नहीं रहता, जिसकी खिलाफ वर्जी हुई अदालती हुक्म अगर नहीं होता वो इख्तलाफी नोट के मुताबिक, क्योंकि इख्तलाफी नोट में कहा गया था कि 4-3 से हम उस फैसले को ख़त्म करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर वो फैसला ख़त्म हो गया था तो सदर मुमलिकत भी तारीख नहीं दे सकते, तो जो सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी वो मामला ही ख़त्म हो जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब मैं आपसे एक सादा सा सवाल करता हूं कि आप सिर्फ इतना बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि वो तारीख एक्सटेंड कर सके, जो तारीख सदर पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी। तो इस पर उन्होंने क्या अगर कहा कि चीफ जस्टिस ने कि अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी, फैसला आपके हक में हो जाएगा, लेकिन अगर उनका इख्तियार नहीं होता तो फिर हम अगेन दूसरा फैसला सुनाएंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल अगेन उसी 2 इख्तलाफी नोट पर अड़े हुए थे। तो उस पर फिर जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, तारीख मनसूख करने का हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान की जानिब से दी गई तारीख को मनसूख करते हुए अपनी 8 अक्टूबर की तारीख दी, ये वो मुकदमा है जो पहले मुकदमा था, उस पर आपने बात करनी है तो आप अलग से दरख्वास्त दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जो फैसला दिया, जो इख्तलाफी नोट दिया, ये उन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कल आपको बता दिया कि जनाब जो इख्तलाफी नोट आया था 27 से 28 सफ़ों का, वो कानूनी तौर पर इस फैसले पर कोई असर अंदाज नहीं होता जो 5 रुकनी बेंच ने दिया था। वो जो 2 इख्तलाफी नोट थे वो उनकी अपनी जजेस की राय थी, उसका कोई कानूनी जवाज नहीं था। इस सारे मामले के अंदर फिर जस्टिस मंदुखेल जनाब बोले, उन्होंने कहा कि यकम मार्च का फैसला कितने अरकान का है ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। जब अटॉर्नी जनरल अड़ गए इस बात पर और देखा कि मामला खराब हो रहा है, फिर जस्टिस मंदुखेल खुद बोले जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा आपस का अंदरूनी मामला है, आप इस पर मत बोलें, ये हमारा आपस का मामला है। और उन्होंने कहा आप सिर्फ ये बता दें कि क्या 90 दिनों में इंतखाबात करने का तकाजा जो है वो क्या आईनी है या गैर आईनी, या फिर क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है। यानी कि जस्टिस मंदुखेल ने वही सवाल किया जो चीफ जस्टिस ने किया था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास अगेन पूछा कि क्या इख्तियार है कि वो किसी किस्म की तारीख जो सदर पाकिस्तान देते हैं उसको वो मनसूख कर दे। तो उस सारे मामले के अंदर फिर
चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुदखिल से कहा कि आपने मामला क्लियर किया, मैं आपका मशकूर हूँ। और फिर इसके बाद 2:15 तक ब्रेक का ऐलान किया गया। ब्रेक के बाद दोबारा अदालत लगी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात को हम लटकाना नहीं चाहते, हम जल्द अज जल्द कोई फैसला करना चाहते हैं। कल के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की दायरा अख्तियार को देखना है, क्या वो इस चीज़ का अख्तियार रखते हैं कि वो दोबारा इलेक्शन की तारीख दे सकें या नहीं। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि हम जो सियासी जमातों के फरीक बनने के मामले को बाद में देखेंगे। फिर उस दौरान जब बात आई कि जनाब बजट नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करें, उस पर भी फिर अदालत ने तजवीज़ दी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन के लिए पूरे बजट की ज़रूरत नहीं है, 20 अरब रुपए के लिए कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है, हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब निकाल सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इस दौरान कितने करोड़ों अरब रुपए की बात की गई कि टैक्स जमा किया गया है, तो उसमें से आप 50 अरब रुपए निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 300 अरब रुपए आपने ऐलान किया कि हमने टैक्स जमा किया है, वजीर खजाना इसहाक डार ने बात की, तो उसमें से आप क्या 40 से 50 अरब रुपए नहीं निकाल सकते? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सारे मामले के अंदर। फिर वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि फेडरल कंसोलिडेट फंड के अखराजात पार्लियामेंट की मंजूरी से खर्च होते हैं। मौजूदा केस में कौमी असम्बली मौजूद है, नई असम्बली अखराजात की मंजूरी देती है, सेक्रेटरी खजाना के बयान का जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। उसके मामले में फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क जो है वो मुआशी बहरान से गुजर रहा है, मुआशी बहरान की हकीकत से नजर नहीं चुराई जा सकती और बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना होगी। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। और केपी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सबसे ज्यादा ऑपरेशन किए। पंजाब में अब तक सिर्फ 61 ऑपरेशन हुए हैं और सिंध में 367, केपी में 1245 ऑपरेशन हुए हैं। और फिर सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, आप इमरजेंसी लगाए बगैर कोई इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। ये मामला थे। अब कल दोबारा इस समाअत का आगाज होगा और देखेंगे कि मामला अब किस तरफ जाते हैं। और मैं बता दूं कि जनाब इस वक्त 2 सेंट्रल की प्लेयर हैं जिनके अंदर ये गेम फंसी हुई है, एक है एस्टेब्लिशमेंट, दूसरे हैं इमरान खान। और इस सारे मामले के अंदर इमरान खान भी 1 इंच पीछे नहीं हट रहे और उन्होंने पहले जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया और अब वो जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है जिनसे उम्मीदें थी कि शायद नई एस्टेब्लिशमेंट आएगी तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन नई एस्टेब्लिशमेंट के आने से हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से अब इमरान खान जनरल बाजवा के साथ साथ जो साबिक आर्मी चीफ थे अब मौजूदा आर्मी चीफ पर भी ठीक ठाक इमरान खान तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि क्या इमरान खान आते ही हमारी क्लास लेंगे, और इमरान खान अगर 2/3 की अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, मुदाखलत करेंगे। तो उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं एस्टेब्लिशमेंट के, इमरान खान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिसट्रस्ट की जो फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस सारे मामले के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है कि निज़ाम लपेट दिया जाए, क्योंकि अगर निज़ाम लपेटा जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनाब इस हुकूमत को होगा। इस सारे मामले के अंदर आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।